दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का 45 VVIU ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गेस किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इस जो वीडियो है उससे आप लोग अपना रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि 45 में से कितना प्रश्न का उत्तर आपको सही पता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा आभासी और सीधा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो दोस्तों फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर होता है R/2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एफ बराबर R/2। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, यानी कि कोई लेंस है जिसके दोनों ओर उभरा हुआ पृष्ठ है तो इसको हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर होगा दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना पर बनता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 30,000 ओम। चलिए उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। दोस्तों जब हम लोग लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि आवेश का मात्रक है। दोस्तों आवेश का ये सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए कि विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो बताइए कि विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि ओम के नियम में कहता है कि अचर राशि है। दोस्तों ओम के नियम में कौन सा राशि अचर होता है, तो ओम के नियम में जो ताप होता है वो अचर होता है, हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों जब हम लोग 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो 10 + 20 सीधे हम लोग निकाल देंगे, R1 + R2 कितना हो गया 30 ओम हो गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। और अगर समांतर क्रम में रहता तो 1/10 + 1/20 करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर, उसके बाद चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है क्या चीज़, और रस्टेड भी होता है और टेस्ला भी होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा है जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन की
ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सूर्य, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण है वो उपचयन अभिक्रिया। देखिए संक्षारण किसको कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का उदाहरण है, तो इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात होता है। दोस्तों इसका आयतन का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात हो जाता है 2:1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अवकारक है? दोस्तों अवकारक का उदाहरण कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, उसके बाद CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन, और डी है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा H2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? दोस्तों बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। कौन बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? तो इस बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी कि जब हम लोग चूना में हम लोग पानी मिला देते हैं तो वह बूझा हुआ चूना बन जाता है, और इसका अनुसूत्र होता है CaOH का होल 2। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा NaHCO3। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को हम लोग मृदु जल बनाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि इनमें से कौन धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों कौन सा धातु है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी है, यानी कि जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए, यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यशद लेपन का, यानी कि जस्ता का। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि जब हम लोग जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध? दोस्तों 3 आबंध किस में होता है? तो एल्काइन सदस्य में 3 आबंध होता है। तो देखिए एल्काइन का कौन सा सदस्य है? तो देखिए 3 दूना 6 और 6 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा C3H4। यह एल्काइन का सदस्य है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के क्या है? तो कार्बन के अपरूप हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। तो CnH2n को क्या कहा जाता है? एल्किन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर +2 रहेगा तो एल्केन और -2 रहेगा तो एल्काइन। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? दोस्तों आवर्त सारणी में जो धातुएं हैं वो किस ओर स्थित होती है? तो बाईं ओर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितना है? तो 36 कतारों की संख्या कितना है? 18 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि धमनियों का कार्य। दोस्तों धमनियों का कार्य क्या होता है? तो जो धमनियों का कार्य होता है वो होता है शुद्ध रक्त का वहन करना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन आप लोग देख लीजिए। कहता है कि कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो हमारा उत्तर होगा अपोहन द्वारा, यानी कि डायलिसिस द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 35वां क्वेश्चन। कहता है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, यानी कि क्षुद्रांत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि इनमें किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है? दोस्तों किसका तापक्रम है वो पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है? तो हमारा उत्तर होगा सरीसृप का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सरीसृप। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 38वां सवाल। कहता है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। दोस्तों पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि है। दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो कौन सी है? तो मुकुलन है। दोस्तों हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। और द्विखंडन विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल। कहता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्तों शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। दोस्तों मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन है? मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन सा है? तो तंत्रिका ऊतक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। दोस्तों निषेचन के बाद जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? दोस्तों अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में होता है समसूत्री और असमसूत्री दोनों, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि नर में बांध्याकरण को कहते हैं। दोस्तों नर में बांध्याकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो नर में बांध्याकरण को हम लोग कहते हैं नर में बांध्याकरण को हम लोग कहते हैं वैलेक्सटोमी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और ट्यूबेक्टोमी किसको कहते हैं? तो पुरुष में जो बांध्याकरण होता है उसमें उसको कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति के एफ वाले पौधे कैसे थे? दोस्तों मेंडल के प्रयोग में यानी कि F1 संतति का जो पौधा था वो कैसा था? तो लंबा था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर शुद्ध जल में होता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल। कहता है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होता है? तो 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ओजोन का सूत्र होता है वो 3। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। दोस्तों जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है? तो वन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।